भाजपा के जगदीश धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल, संसद का मानसून सत्र भी कल से। देशव्यापी टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार। राज्य में कोरोना के 190 नए संक्रमितों की पुष्टि, 161 हुए स्वस्थ। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रांची समेत देश के 497 शहरों में नीट परीक्षा का आयोजन। आईसीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे आज शाम 5 बजे। और सावन महीने की पहली सोमवारी कल, श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक महकमा मुस्तैद। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की संसदीय दल की बैठक में इस आशय का फैसला हुआ, जिसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साझा की। आगामी 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। राजनाथ सिंह मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जताई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यकीन है कि वे राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो आगामी 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार द्वारा सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, साथ ही कई अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव भी होगा। सदन के सुचारू संचालन के लिए सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक आयोजित कर राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा है। दलों के नेताओं की भी बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण सत्र होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल संसद और राज्य विधानसभाओं में मतदान होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को यूपीए ने विपक्ष का साझा प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक होगा और उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो हैं वही भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कल शाम रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता के भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने की। बैठक के संबंध में रांची के विधायक सीपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों द्वारा वोटिंग देने के क्रम में होने वाली गड़बड़ियों से कहीं एक भी वोट जाया ना चला जाए, इसे लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और गुप्त मतदान की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक इसलिए बुलाई गई थी, जैसा याद है कि 18 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, एनडीए के विधायक, क्योंकि एनडीए से लंबोदर महतो जी भी आए थे, तो कल कार्यशाला होना है।
रांची में कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20,528 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17,790 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,45,449 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 190 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों ने कोरोना को हराया। इस अवधि में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1067 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.53% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और सामूहिकता की ताकत से वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रचते हुए 200 करोड़ टीके का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी है। यात्रा एक आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान की भी यात्रा रही है। भारत वैक्सीन खाली निर्माता था 2020 से पहले, लेकिन उसके बाद भारत अब वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उसके अनुसंधान करने वाला भी बन गया और आज हमारे पास कोविड की 6-7 नई और वैक्सीन है। ये एक आमूल परिवर्तन आया है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व का जो मार्गदर्शन रहा वो महत्वपूर्ण था। और आप जो तकनीक की बात कर रहे हैं, ये पिछले 2.5 साल में वैक्सीन निर्माण के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो किसी तरह मुमकिन नहीं था। वो इस त्रासदी को हमने अवसर मान करके किया और आज हमारे पास वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की वैक्सीन हैं जो दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं। दूसरी चीज, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि उसका आकार क्या होगा, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको 2020 में ही सोच लिया गया था। हमें मालूम था कि हमें 150 करोड़ 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है, तो उसकी तैयारी मार्च 2020 में शुरू कर दी थी, जब वैक्सीन का कोई अता पता ही नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम लोग आगे बढ़े और जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीन देने के लिए 1,10,000 तक टीकाकरण केंद्र स्टैब्लिश किए गए, कोविन प्लेटफॉर्म बना, उसके साथ साथ वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना है, सर्वेलेंस सिस्टम वो तैयार किया गया और आखिर में जो कम्युनिकेशन का सोशल मोबिलाइजेशन जन जागरण का कार्यक्रम था, वो भी अक्टूबर-नवंबर 2020 में तैयार हो गया था। यानी कि तैयारी में एक तरफ हम वैक्सीन की तैयारी कर रहे थे बनाने। देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 497 शहरों में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हो रहा है। ICSE 10वीं बोर्ड के नतीजे भी आज शाम 5 बजे जारी होंगे। परीक्षा भारत में लगभग 543 शहरों में और भारत से बाहर 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। नीट 2022 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा किया जा रहा है। इस साल 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। नीट परीक्षा देश भर के परीक्षा केंद्रों में 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। झारखंड में भी रांची समेत कुछ अन्य शहरों में नीट परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 8,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। रांची के DAV कपिल देव पब्लिक स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
बोलबम के नारे से गुंजायमान बाबा नगरी देवघर इन दिनों विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवरिया भगवान शंकर का प्रतिदिन जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि देवघर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की महत्ता अद्भुत है। मंदिर के पुजारी श्रीनाथ पंडा ने बाबा बैद्यनाथ की महत्ता को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि बाबा भोले की उपासना से श्रद्धालुओं को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। राजा दक्ष जब यज्ञ किए थे तो सती अपना शरीर को त्याग कर दिए थे, उनको निमंत्रण नहीं मिलने के कारण से। तो उस समय 52 जगह 52 पीठ है, 52 जगह 52 टुकड़ा में विभक्त होकर गिरा हुआ था सुदर्शन चक्र से द्वारा। यहाँ सती का हृदय गिरा हुआ था, तो सती का जहाँ हृदय था वहीं शिव जी का स्थापना हुआ है, उसी पर शिवलिंग की स्थापना हुआ है। जो भक्तगण यहाँ पूजा करते हैं या तीर्थयात्री या तीर्थ पुरोहित जो भी पूजा करते हैं, शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद उनको एक साथ मिलता है। देवघर मंदिर के पुरोहित का मानना है कि भगवान शंकर और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में बाबा बैद्यनाथ मंदिर अवस्थित है, जो विश्व का एकमात्र शिवालय है। उन्होंने मंदिर के पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चे मन से मनौती करने पर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव और शक्ति दोनों यहाँ पर संयुक्त रूप से विराजमान हैं और एक साथ हैं और एक ही स्थान पर विराजमान है, इसलिए भक्तों का जो हर प्रकार का मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बाबा नगरी देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेले के आयोजन से न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि भक्तों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण महीने में आजकल शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कल सावन महीने की पहली सोमवारी है, जिसका विशेष महत्व है। सावन के पहले सोमवार को इस बार शोभन योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार जानकार बताते हैं कि इस शुभ योग में व्रत और पूजा अनुष्ठान करने पर स्वयं भगवान शिव जातकों पर सौभाग्य की वर्षा करते हैं। इधर देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने स्थानीय बीएड कॉलेज में श्रावणी मेला के मद्देनजर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी हिदायतें दी। तो उसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को भी अलग अलग जगह पर हम लोगों ने किया है और इन सबको वायरलेस सेट्स भी दे रहे हैं जो सीनियर मैजिस्ट्रेट्स जो है, ताकि ये लोग लगातार संपर्क में रहें। और जो हमारा इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम जो है, वहाँ पे भी लगातार पूरा मेला का कांवरिया पथ का कुमैटा, नंदन पहाड़, बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स, सब जगह का वो लोग देखते रहेंगे और हर एक विभाग का स्टाफ भी वहाँ रहेंगे। किसी तरह का कहीं पे भी कोई कमी रहेगा तो इस बीच कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार और झारखंड के अधिकारी दिन रात लगे हैं। बांका के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने झारखंड के दुमका बॉर्डर पर निरीक्षण किया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सुविधा के लिए इस बार व्यापक तैयारी की गई है। सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसमें बिहार एवं झारखंड राज्य दोनों ही इसमें सम्मिलित रूप से बाबा धाम के आश्रम श्रद्धालुओं को करवाते हैं। इस बार बिहार सरकार के द्वारा सुल्तानगंज से जो पानी उठाते हैं, उसके बाद मुंगेर जिला, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 91वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नमो ऐप और MyGov पर लोगों के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। देवघर में सर्वाधिक 22 मिलीमीटर वर्षा हुई। रांची में भी सौधी में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आगामी 22 जुलाई तक यही हालात बने रहेंगे। आज कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज तीसरा वनडे क्रिकेट मैच खेला जाएगा। जीतकर बराबरी पर हैं। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने 10 विकेट के अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने धमाकेदार वापसी की और 100 रन के अंतर से जीत हासिल करते हुए सीरीज को बराबरी पर ला दिया। इससे पहले खेले गए T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से कब्जा किया था। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश आज के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इस एक दिवसीय श्रृंखला को अपने नाम करने की होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। सदस्यों के दल की घोषणा कर दी है। भारतीय दल में खिलाड़ियों के अलावा 107 अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। भारतीय दल में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और रवि कुमार दाहिया जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रमंडल चैंपियन मोनिका बत्रा, विनेश फोगट को भी इस बार दल में शामिल किया गया है। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम तीसरे पायदान पर रही थी। भारतीय टीम की कोशिश इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करने की होगी। गिरिडीह जिले में घर के दहलीज से बाहर कदम रखकर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जिले के गांधी प्रखंड में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड की महिलाएं बंजर जमीन से सोना उगाने का काम कर रही हैं। शीला और शकुंतला को घर में बेरोजगार बैठकर रहना अच्छा नहीं लगा, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जुड़कर बंजर भूमि पर लेमन ग्रास लगाने का काम शुरू किया और आज ये 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं। लेमन ग्रास का तो पौधा दिया तो हम लोग 20 डिसमिल में लगाए थे। पहले 20 डिसमिल लगाने के बाद में हम लोग 1 एकड़ में लगाए हैं। 1 एकड़ में लगाए हैं, उसमें हम लोग का 1.5-2 लाख रुपया इसमें आमदनी हुआ है। हम लोग का बंजर मिट्टी था, जमीन था, हम लोग को कोई काम नहीं था। परिवार को मदद करने चाहते थे, लेकिन हम जब JLSP से जुड़े तो हम लोग को इनकम मिला सरकारी तरफ से, तो हम लोग लगाए हैं लेमन ग्रास। उससे 1.5 लाख से 2 लाख से इनकम होता है। शीला और शकुंतला की तरह अन्य महिलाओं ने भी घर की दहलीज लांघकर काम शुरू किया। देवंती देवी कहती हैं कि उसे भी कोई काम नहीं था, घर पर बैठकर समय व्यतीत करती थीं और आर्थिक तंगी के कारण घर चलाने में दिक्कत होती थी। तभी पता चला कि झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मदद करती है और आज वह संगठन से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। जानते भी नहीं थे कि लेमन ग्रास क्या है। बोला एगो घास है, तो घास में भी हम लोग को समझ में नहीं आया। बोला एक बार लगाइए जहाँ की कुछ भी नहीं होता है, ना कुआं है, ना चापाकल है, ना तालाब है, उस जगह में ये चीज़ होता है, वहाँ पर लगाइएगा। फिर हम लोग वहाँ अपना खेती को मेरा 1 रुपया वहाँ आमदनी नहीं होता था, उसमें हम अभी लेमन ग्रास लगाए पहले 20 डिसमिल में। उसे हम स्लिप में भी बेचें, तो पत्ता भी बेचें, उसमें सालाना मेरा 1 से 1.5 लाख का रुपया आमदनी हो रहा है। मैं इसमें APM का काम कर रही हूँ। पहले हम लोग बेरोजगार थे, कोई काम नहीं था, घर का स्थिति भी बहुत खराब था। फिर जैसलमेर में काम करने का मौका मिला और हम इसमें जुड़े और इसमें लेमन ग्रास का भी फसल लगाने का मौका आया, तो इसमें सरकार भी हम लोग का मदद किया। 4,750 रुपये का अनुदान मिला सरकार की तरफ से। इसका कुछ सुधार हुआ। सभी को सरकारी नौकरी देना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर मेहनत के दम पर स्वावलंबी बना जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन।
आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम को याद कर रहे हैं, जिनकी 17 जुलाई 1835 को मृत्यु हुई थी। खासी क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपनी रणनीति, वीरता और नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध यू तिरोत सिंह उग्र नेताओं में से एक थे। ये युद्ध 1823 से 1833 तक लड़ा गया था। उनकी पुण्यतिथि हर साल मेघालय में राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। तिरोत सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोत सिंह एक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार दुआर कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोत सिंह का कब्जा हुआ। लेकिन राजा बलराम सिंह ने दुआर पर तिरोत सिंह के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े। जब खबर आई कि अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, तो तिरोत सिंह ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंगखला को खाली करने का आदेश पारित किया गया। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खासियों ने नोंगखला में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें, ढाल, धनुष और तीर थे। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। आखिरकार उन्हें जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया। 17 जुलाई 1835 को यू तिरोत सिंह सीएम का निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी वीर हस्साराम पमनानी को भी याद कर रहे हैं। हस्साराम पमनानी की मृत्यु 17 जुलाई 1940 को हुई थी। 10 अप्रैल 1889 को सिंध के रोहरी में जन्मे पमनानी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1937 में पमनानी सिंध विधानसभा के लिए चुने गए। जब क्षेत्र में सांप्रदायिक भावनाएं भड़कीं, तो पमनानी ने घटनाक्रम के पीछे की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उपद्रवियों का दंगे शुरू करने का प्रयास नाकाम हुआ और उन्होंने वीर हस्साराम पमनानी को 17 जुलाई 1940 को गोली मार दी। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर येसव को भी आज याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 17 जुलाई 1930 को हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर के निवासी किशोर गुजरात के धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। सत्याग्रहियों पर पुलिस के लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे। पुलिस ने किशोर को प्राथमिक उपचार देने की बजाय गिरफ्तार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया। वो लगभग 15 दिन जेल में बंद रहे और उसके बाद गंभीर स्थिति में जे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके 2 दिन बाद 17 जुलाई 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता गुरिया को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। गुरिया को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने और उकसाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जुलाई 1859 को अंडमान की सेलुलर जेल के कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने पूर्वी सिंहभूम परिसदन में नीलाम पत्रवाद, राजस्व संग्रहण एवं विद्युतीकरण को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी गांव, टोला, स्कूल बिजली आपूर्ति से वंचित नहीं रहे। ऊर्जा सचिव ने बिजली चोरी पर लगाम लगाते हुए राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी के साथ ही प्रत्येक माह कम से कम सर्टिफिकेट केस के 10 मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। गोल्डनगर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के कुम्हार टोला में दहशत फैलाने के उद्देश्य से किए गए बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटनास्थल से एक जिंदा बम भी बरामद किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुए सड़क लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 नाबालिग समेत 4 लुटेरों को लूट की बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है।
कोडरमा के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी रोशमा डुंगडुंग ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तत्वावधान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 45 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची जिला अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड के गुटीडीह में पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने समावेशी विकास पर बल देते हुए कहा कि इस पुलिया के बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में समर कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कुपोषण एवं अनीमिया के चिन्हित लाभुकों को आंगनबाड़ी स्तर पर आयोजित विशेष कैंप के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साहबगंज में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैध खनन संचालन को लेकर मौजा मारीकुटी साहबगंज में प्लॉट संख्या 74, 75 और 76 को फ्रीज किया गया है। इसी मामले में इस क्रशर यूनिट को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है। बोकारो में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई तथा विभिन्न कंपनियों को CSR के तहत किए जाने वाले दायित्वों का आवंटन किया गया। CMD CCL समेत NTPC के प्रोजेक्ट हेड एवं NHI के प्रतिनिधियों ने चतरा के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में संचालित मेगा प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति की जानकारी ली और कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत हुए। स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने माइनिंग विद ह्यूमन फेस पर बल दिया। खूंटी में ग्रामीणों को उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराने व कृषि गतिविधियों से जोड़ने के लिए कृषकों को एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। कर्रा प्रखंड अंतर्गत समेकित आजीविका कृषि प्रणाली के बेहतर प्रयास से आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है, जिससे ग्रामीण अवगत हुए। हजारीबाग के उपायुक्त ने बड़कागांव प्रखंड का दौरा किया तथा NTPC के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सिकरी की गारमेंट फैक्ट्री सहित कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। वे माइनिंग से संबंधित समस्याओं से भी अवगत हुए और उनके निपटारे का भरोसा दिया। गुमला में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कस्तूरबा विद्यालयों के 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए छात्राओं की सूची को अनुमोदन प्रदान की गई। इस मौके पर बेहतर व्यवस्था हेतु वर्षों से पदस्थापित लेखापालकों का तबादला भी किया गया। रांची के एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक शिक्षाविद शामिल हुए। इस दौरान द बेस्ट पर्सन विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। भाजपा ने जगदीश धनखड़ को NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल। संसद का मानसून सत्र भी कल से। देशव्यापी टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार। राज्य में कोरोना के 190 नए संक्रमितों की पुष्टि, 161 हुए स्वस्थ। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रांची समेत देश के 497 शहरों में नीट परीक्षा का आयोजन। ICSE 10वीं बोर्ड के नतीजे आज शाम 5 बजे। और सावन महीने की पहली सोमवारी कल। श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक महकमा मुस्तैद।